बलात्कार और भ्रष्टाचार ये देश की नींव तो नहीं थे, लेकिन आज दीवार बन गई है। कर्म ही भाग्य का रेखा बनाता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ कर्म तो आपके हाथ में है, आप अपना कर्म तो बना सकते हो, लेकिन आपका जो भाग्य है वो सरकार तय करेगी। आपको क्या करना भविष्य में ये सरकार तय कर रही है। अगर आप जी जान से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करने का आस लिए बैठे रहते हैं, आप उस पे काम करते हैं, लेकिन आपको जो नतीजा मिलने वाला होता है वो सरकार तय करती है, उसको सरकार बदल देती है। तो ये सब कोई कहावत नहीं है, मैं बात कर रही हूँ नेपाल की, नेपाल में हुए हालात की। ऐसे हालात हुए हैं नेपाल के, और जिसको आप सुनोगे तो आपको लगेगा क्या सरकार इसीलिए बनती है कि वो अपना ही पेट पूजा करे, अपने ही बच्चों को देखे। सरकार क्यों बनाई जाती है, जनता सरकार को क्यों चुनती है? सवाल कई सारे हैं, तो आइए उनका जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। 4 सितंबर 2025 नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए। सरकार का ये तर्क था कि इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फेक न्यूज देश में फैल रही है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो बातें सही होती हैं अक्सर उनको अफवाह बताई जाती हैं। अगर आप सच के लिए आवाज उठाते हो तो आपको कहा जाएगा कि ये पागल है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो अफवाह फैला रहा है। तो ऐसा ही हुआ ठीक नेपाल में। जैसे ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए गए, वैसे ही उसका सीधा असर पड़ा जेनजी युवाओं पर, जो अपना बिजनेस, करियर, एक्सप्रेशन सब के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर थे। उसके बाद ये जेनजी युवाओं ने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। लोग सड़कों पर उतर आए और पहले ये प्रोटेस्ट पीसफुली तरीके से हुआ। बच्चे अपने हाथों में किताबें लिए, बैनर लिए खड़े थे कि हमारी बात को माना जाए और ये बैन हटा दिया जाए। लेकिन केपी शर्मा ओली ने ऐसा सोच लिया था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम ये बैन नहीं हटाएंगे। उसके बाद ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे और भड़कता गया। युवाओं को लगा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आपने अभी तक ये ही सुना होगा कि ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन पर हो रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और भी है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर नहीं हो रहा था। वहाँ की शिक्षा, रोजगार, सबकी इतनी बिगड़ी हुई हालत है जिसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर हम सरकार बनाते क्यों हैं? क्या सरकार को सिर्फ अपना पेट भरना दिखता है, या अपना परिवार देखना दिखता है, या अपने बच्चों का भविष्य संवारना दिखता है? तो नेपाल की हालत कुछ ऐसी है कि वहाँ के बच्चे जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। तो प्रोटेस्ट का एक कारण ये भी था कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसका ये जो हालत है ना, अभी स्थिति है ना, बहुत खराब हो चुका है। ये नेता लोग ने बहुत करप्शन किया है। करप्शन करते उनका छोरा छोरी जो है ना, उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजती है, सत्ता छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई बस कर रहे हैं बच्चे, उन्हें उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और वहीं सरकार के बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और किस पैसे से? युवाओं के जीएसटी के पैसे से। तो नेपाल के युवा इतने दिन से ये जिल्लत सह रहे थे। उसी बीच सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो युवाओं में आग भड़क गई कि हमारी हालत इतनी खराब है, इतनी महंगाई है, रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया को अपना बिजनेस करिए, सोशल मीडिया से वर्क कर रहे हैं, तो सरकार ने उस पर भी बैन कर दिया। तो युवाओं में आग भड़क गई, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पहले वो प्रोटेस्ट पीसफुली तरीके से हुआ। युवा, स्टूडेंट सब बैनर लेकर संसद भवन तक गए और बोले कि हमारी बात को मान ली जाए, ये बैन हटा दिया जाए। तो केपी शर्मा ओली ने तो ये ठान के रखा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम ये बैन नहीं हटाएंगे। उसके बाद ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे भ्रष्टाचार में बदलने लगा। जब युवा संसद भवन तक गए तो उन पर प्रधानमंत्री ने लाठी चार्ज करवाया, आंसू गैस बहाए, यहाँ तक कि फायरिंग भी करवाए। और फायरिंग में क्या हुआ, 20 बच्चे जान से चले गए और 80 से 100 लोग घायल हैं। और ये खून खराबा इतना हुआ कि वहाँ के युवाओं में आग और ज्यादा भड़क गई। जब उन्होंने देखा कि 20 लोग मारे जा चुके हैं और इतने सारे लोग घायल हो गए हैं, तो प्रोटेस्ट भ्रष्टाचार का रूप ले लिया। उसके बाद वहाँ के संसद भवन को जला दिया गया, या सरकार की गाड़ियाँ जलाई गई, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जलकर भस्म हो गई, उनके घर को भी जला दिया गया। इतने सारे प्रोटेस्ट हुए। तो एक तरफ तो सवाल ये उठता है कि युवाओं को ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है
कि सरकार को इतनी नाइंसाफी और इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जनता सरकार को क्यों चुनती है कि हमारे देश में विकास होगा, नए नए रोजगार आएंगे, इसीलिए सरकार चुनी जाती है कि देश को बढ़ावा मिले, देश और आगे बढ़े। देश का भविष्य क्या है? यहाँ की यूथ। लेकिन जब यूथ के साथ ही इतना बुरा बर्ताव किया जाएगा तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा। उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि केपी शर्मा को 36 घंटों के अंदर ही अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो हेलीकॉप्टर से उड़ गए, शायद दुबई गए हैं। उसके बाद हालात कुछ यूं हुए कि काठमांडू सहित कई सारे शहरों में कर्फ्यू लगा दिए गए, सेना तैनात है। इसका परिणाम ये हुआ कि अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन अरबों का नुकसान जो हुआ वो उसका भरपाई हो सकता है, लेकिन ये जो 20 मासूम जानें गई हैं, इसका भरपाई कौन करेगा? क्या उनकी जानें वापस आ सकती हैं? नहीं आ सकती। तो अगर सरकार चाहती तो ये प्रोटेस्ट रुक सकता था। अगर युवाओं के पीसफुली प्रोटेस्ट से ही सरकार सोशल मीडिया बैन हटा दी होती तो आज नेपाल का ये हाल नहीं होता। लेकिन सरकार गए गुजरे हालत में अपना भला सोचती है। अगर सरकार युवाओं का भला सोचती, युवाओं का भला करने को सोचती तो सोशल मीडिया बैन नहीं करती। और मान लो अगर कर भी दिया, तो जब युवा सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट करने लगे, तो सरकार को बैन तत्काल ही हटा देना चाहिए था। खुद तो इस्तीफा देकर चले गए, लेकिन यहाँ के जो हालात हुए हैं उसे सुधारे कौन? लेकिन नेपाल के युवाओं से हमें ये सीख लेना चाहिए कि उन्होंने जो ठाना वो कर दिखाया। भले ही 20 लोगों की जानें चली गई, लेकिन उन्होंने जो चाहा वो कर दिखाया। सोशल मीडिया बैन हट गया और प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देकर जाना पड़ा। तो एकता में बल होता है। तो ये नेपाल की हालत है और हमारे देश में भी कुछ कम नहीं है। हमारे देश में भी बेरोजगारी इतनी तह तक बढ़ गई है कि आज के युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। हमारे इंडिया में भी एसएससी प्रोटेस्ट हुए, वोट चोरी को लेकर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? एसएससी में शामिल हुए बच्चों को पीटा गया, जो टीचर्स उसका सपोर्ट करने गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और वोट चोरी के लिए राहुल गांधी ने आवाज उठाया तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। मतलब देश के हालात ऐसे हुए पड़े हैं, जनता कुछ ना करे, जो भी सरकार कर रही है उसको चुपचाप सहे। सरकार ऐसा ही चाहती है, क्योंकि यहाँ सच बोलने वालों को दबाया जाता है और जो फेक न्यूज फैलाते हैं, गोदी मीडिया जो आजकल सरकार के गुणगान करती नहीं थकती, उसे ही सच बताया जाता है और उसे ही चारों तरफ फैलाया जाता है। तो समस्याएं तो बहुत हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। अब बात करते हैं उसका समाधान क्या है, उसको हम सही कैसे कर सकते हैं और सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए। पहले बात करते हैं नेपाल की समस्या की। सरकार को सोशल मीडिया पर बैन लगाना पूरी तरह गलत है। सरकार को चाहिए कि वो फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों पर रेगुलेशन लगाए, ना कि सोशल मीडिया को पूरी तरह बंद कर दे। जेन जी की समस्या क्या है कि उनकी आवाज को सुना नहीं जाता, दबाया जाता है। तो सरकार को करना चाहिए कि उनकी आवाज को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान करे। लोकतंत्र मजबूत बनानी होगी, पारदर्शिता बढ़ाना होगा, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने पर रोक लगानी होगी। आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक बेसिक ह्यूमन राइट्स बन चुका है और इसको सरकार को मानना चाहिए। युवाओं को चाहिए कि ऐसा सिर्फ गुस्सा निकालना काफी नहीं है, बल्कि जनता को ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो उनकी समस्याओं को समझ सके और उसका हल कर सके। अब बात करते हैं कि जो भारत में समस्याएं हैं उससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो उससे निपटने का मैं क्या ही कहूँ, मैं बस इतना कहूँगी कि हमें अपने सरकार को सोच समझ कर चुनना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हम कैसे सही करें। ताकि मैं तो खिलाफ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनसे ज़्यादा इस समस्या का समाधान करना मुझे तो आएगा नहीं। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो लगेगा छोटी मुँह बड़ी बात कर रही है, इसलिए मैंने सिर्फ नेपाल की समस्या का समाधान करने को कहा। बाकी इंडिया की समस्या का समाधान जनता खुद करेगी, सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता के पास खुद समझ है और वो खुद समझ सकती है कि उसका भविष्य कैसे बेहतर होगा। हमारे देश की जनता ही तय करेगी हमारे देश में कैसे विकास हो सकता है, क्योंकि सरकार को तो जनता ही चुनती है। सरकार खुद तो बन नहीं जाती, देश में चुनाव होता है और जनता को जिसके ऊपर भरोसा रहता है, जिससे उम्मीद रहती है कि ये हमारे देश को बेहतर बनाएंगे, उसी को जनता चुनती है। तो इस समस्या का समाधान भी जनता ही ढूंढ सकती है कि वो देश में बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर करे। मेरा कोई मोटो ये नहीं था कि मैं नेपाल की तुलना भारत से करूं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट होता है, जैसे एसएससी को लेकर हुआ था, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर किया था, तो वैसे ही सेम नेपाल में भी किया गया, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुआ। तो समस्या तो सेम ही है,
नेपाल में भी वही समस्या है, बस अंतर इतना है कि नेपाल के युवाओं ने जो ठाना वो कर दिखाया। वो लोग प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिलवा कर ही छोड़े, लेकिन हमारे यहाँ की जनता में इतना ही फर्क है कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट करते रह जाते हैं और खुद गिरफ्तारी और मार का शिकार हो जाते हैं। बस यही फर्क है। खैर, यहाँ की समस्या तो जनता ही सही कर सकती है। तो इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। राम राम भाई सारे ने।